गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं कमल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कमल एकेडमिक कोच में। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी उसमें न्यूट्रिशन वाला सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था। इस सेगमेंट में हम आपको लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट जो है दैट इज रेस्पिरेशन, उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। ये बड़ा सा कॉम्पैक्ट सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में कवर होते हैं। इसको हम चाहें तो इन मेन 5 बेसिक पॉइंट्स में समझ सकते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। दोनों का कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के साथ ही हम अगर चाहें तो एक ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी समझ सकते हैं। तीसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। यहीं पर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आइए एक बार डिटेल में लेके चलते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन शायद इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है श्वसन, यानी कि सांस लेना। अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं जो कि डिफरेंशिएशन के भी काम आएंगे। नंबर 1, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। मतलब ब्रीदिंग क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ब्रीदिंग सिंपली इंक्लूड्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो बॉडी से बाहर जाती है, दैट इज ब्रीदिंग। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। एंड फोर्थ, नो हीट इज रिलीज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कोई हीट रिलीज नहीं होती। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन है क्या? देखिए, अगर एक बाइक है, हमारे पास बाइक है जिसमें जो हमारा पेट्रोल टैंक है वो फुल पेट्रोल से भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम इग्निशन नहीं देते या उसमें किक नहीं मारते तो क्या हमारी बाइक चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बिकॉज द पेट्रोल विल नॉट बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट द एनर्जी। इन द सेम वे, अगर हम कितना भी खाना खा लें, जब तक उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एंड हियर कम्स इन एक्शन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहीं पर रेस्पिरेशन का काम चालू होता है। रेस्पिरेशन क्या करती है? जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ था न्यूट्रिशन में, ये उस फूड का ऑक्सीडेशन करती है, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है हमारी बॉडी द्वारा फॉर परफॉर्मिंग वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो गया? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। The release of energy takes place during the process in the form of heat. Fine. It is the process in which oxidation of food takes place. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है तो ये कहाँ होती है? तो हम कह सकते हैं द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वहीं पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। फाइन, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्योंकि ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो आई विश कि मैंने आपको ये कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि हम क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं यहाँ पर द कंसेप्ट, द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। फाइन, तो हम बात करते हैं सबसे पहले
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। यहीं पर इस पर्टिकुलर डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको कि मैं साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। तो कोई भी रेस्पिरेशन दो स्टेप्स में होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 इज कॉमन फॉर ऑल द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप 1 सभी में कॉमन होता है। एंड व्हाट इज स्टेप 1? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। पायरुवेट का ही दूसरा नाम होता है पायरुवेट एसिड। फाइन। दिस स्टेप 1 इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस स्टेप 1 सारे टाइप के रेस्पिरेशन में, चाहे वो कोई भी हो, सब में कॉमन होता है। एंड दैट इज नथिंग बट द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होता है टू फॉर्म पायरुविक एसिड, या पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट भी कहते हैं। पायरुवेट के बाद से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस गोज ऑन इन थ्री वेज। 3 तरीके से प्रोसेस होती है। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरा लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तीसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई में, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और थर्ड वन इज जब ऑक्सीजन होता ही नहीं है। फाइन। तो 3 टाइप की प्रोसेस यहां से हुई। जब रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक। When the respiration takes place in presence of oxygen, it is named as aerobic respiration, जैसे कि ह्यूमन में होता है। दूसरा होता है when the respiration takes place in lack of supply of oxygen, जब ऑक्सीजन की कमी में होता है, ठीक है, then it is known as muscular respiration, muscular, ठीक है। And when it takes place in absence of oxygen, it is named as anaerobic oxygen, रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अभी एक नया ऐड हो गया, मस्कुलर रेस्पिरेशन, या कहें तो मस्कुलर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। अब होता क्या है इसमें, यहीं से हम इसका पूरा मैकेनिज्म और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन स्टेप फर्स्ट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, और स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड स्टेप सेकंड ऑफ एरोबिक इज नोन एज क्रेब साइकिल। क्या कहलाती है? क्रेब साइकिल। तो स्टेप फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, स्टेप 2 क्रेब साइकिल, एंड द टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट। फाइन। एरोबिक का प्रोडक्ट क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दूसरा होता है लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मस्कुलर रेस्पिरेशन। स्टेप 1 ग्लाइकोलाइसिस, स्टेप 2 फर्मेंटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक। स्टेप 1 ग्लाइकोलाइसिस, स्टेप 2 फर्मेंटेशन। प्रोडक्ट क्या बनता है? इथेनॉल एंड एनर्जी। फाइन। यहां से एग्जामिनेशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इन हाउ मेनी वेज द ग्लूकोज कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वी एवरीवन नो, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो there are 3 types in which glucose can be oxidized: in presence of oxygen, lack of supply of oxygen, absence of oxygen. तो aerobic, muscular, anaerobic, ठीक है। अगर ये पूरा चार्ट हम बना देते हैं, 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हमारे कंप्लीट मार्क्स उसमें हो जाते हैं। लिखना चाहते हैं तो एक एक लाइन लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन अगर ये चार्ट याद है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है, इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है और सबसे कम, यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो जिसमें सबसे ज्यादा फ्यूल यानी ऑक्सीजन, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन, वहां सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज सबसे ज्यादा रिलीज होती है कहां?
एरोबिक में, और सबसे कम होती है कहाँ, एनरोबिक में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है कि व्हाई डू एन एथलीट फील क्रैम्प्स, व्हाई डू एन एथलीट फील क्रैम्प्स व्हाइल डूइंग हैवी एक्सरसाइजेस। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है एन एथलीट व्हेन डज हैवी एक्सरसाइजेस देयर इज अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मस्कुलर रेस्पिरेशन के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारी सेल्स के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड इन दिस कंडीशन हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या फील करती है, क्रैम्प्स फील करती है। ठीक है। तो व्हाई डू एन एथलीट फील क्रैम्प्स व्हाइल डूइंग हैवी एक्सरसाइजेस? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ lactic acid as a result of muscular respiration which get accumulate around the muscles and an athlete feel cramps. Fine. तीसरा आता है write the mechanism of respiration। तो आप mechanism इस चार्ट से बना सकते हैं। ठीक है। and the type of respiration तो वो भी मैंने आपको बता दिया, aerobic, muscular और anaerobic। यहां तक हमारा इस पर्टिकुलर चार्ट से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर मैंने डिस्कस किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में या इसके जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए हैं या हमारे छूटे हुए टॉपिक होंगे उन सभी को उसमें लेकर और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू आपको सारे बोर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं या बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी अपने को समझ में आ गया। नाउ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे कोर्स में आते हैं। जैसे नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अमीबा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, रेस्पिरेशन in amoeba takes place with the help of चलो पूरा लिख देते हैं, with the help of, यहां पर नीचे मैं ऑर्गन का नाम लिखूंगा, that is plasma membrane। तो एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अमीबा में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो अमीबा में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। कि जब वाटर का डिफ्यूजन होता है तो वाटर के साथ बहुत सारी ऑक्सीजन भी बॉडी में जाती है, फूड का ऑक्सीडेशन करती है जिसके कारण CO2 प्रोड्यूस होती है और पानी के साथ ही वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर निकल जाती है। ठीक है। रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म, अर्थ फॉर्म में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं, that is through moist skin। respiration in insects, इंसेक्ट्स या कॉकरोच पूछ सकते हैं कभी भी। तो जैसे हमारे ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, सारे इंसेक्ट्स में एक ट्रैकियल सिस्टम होता है बॉडी में। क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रैकियल सिस्टम। और कभी कभी यहां से पूछ लिया जाता है ट्रैकियल सिस्टम विच ओपन्स आउटसाइड the body
through spiracles. स्पाइरेकल्स, यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको कि स्पाइरेकल्स कहते हैं। स्पाइरेकल्स के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू बॉडी में मूव करती है। रेस्पिरेशन होता है, वहां पर फूड के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि सेम पाथ से बॉडी के बाहर ले जाई जाती है। ठीक है। रेस्पिरेशन इन फिशेस, सभी को पता होगा, थ्रू गिल्स। अब गिल्स के थ्रू कैसे होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। गिल्स से नहीं होती। जब मछलियां पानी को क्या करती हैं, मुंह से अपने बॉडी को पानी को इनहेल करती हैं, तो पानी के साथ ऑक्सीजन भी उनके बॉडी में एंटर करता है। ठीक है। ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है वो बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है, रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो वापस से आके पानी में मिक्स होती है और वो पानी गिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, कई बार एम्फीबियंस भी बोलते हैं, लेकिन हम फ्रॉग की बात करेंगे क्योंकि फ्रॉग का रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड मॉइस्ट स्किन। गिल्स नहीं, लंग्स, थ्रू लंग्स। वैसे मैं गिल्स भी लिख सकता हूं कि जब फ्रॉग टैडपोल के फॉर्म में होता है तब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जब वो ग्रो कर जाता है और अर्थ पर होता है। ठीक है। जिस ड्यूरेशन में वो अर्थ पर रहता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, और एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे ही रेनी सीजन कंप्लीट होता है, बरसात का मौसम के बाद सर्दी का सीजन आता है, द फ्रॉग गोज डीप इनसाइड द अर्थ इन द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन। तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन इट रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्किन, इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। CUTANEOUS, cutaneous respiration. Cutaneous means the respiration that take place with the help of moist skin. ठीक है। उसके बाद आता है respiration in plants. Respiration in plants takes place through stomata, we all know, and lenticles. लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट डू यू मीन बाय लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स क्या होते हैं, दीज आर द बिग गैप्स प्रेजेंट इन द सेल्स फाउंड इन द ओल्डर रीजन्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या होते हैं, बिग गैप्स होते हैं, बड़े बड़े गैप्स होते हैं। जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं। जो बिगर गैप्स होते हैं इन बिटवीन द सेल्स इन द ओल्डर रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, दोज आर नोन एज लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स भी क्या होते हैं, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। तो ज्यादातर इन्हीं सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो इनको एक बार डीपली देख लेंगे और यहीं से मैं अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम सभी को पता है ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के लिए एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम सभी को ना समझना नहीं है केवल उसे, बल्कि 2 मिनट के अंदर याद कर लेना है। जैसा कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम में बताया था कि हमको क्या पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है। तो वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले रास्ता देखते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स,
नॉस्ट्रल से जो एयर जाती है वो नेसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, से होती हुई कहां पहुंच जाती है? पहुंच जाती है ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। ट्रैकिया और नीचे की तरफ जाता है तो क्या बनाता है? ब्रोंकस, वो बनाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकस, CHOUS। ब्रोंकस जो होते हैं ये दोनों लंग्स में ब्रांच हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है ब्रोंकाई। सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। ब्रोंकाई, फिर फर्दर ब्रांचेस निकल आती हैं ब्रोंकाई की, दोनों साइड ऐसा ही होता है। क्या बना देते हैं? ब्रोंक्यूल्स। हर ब्रोंकाई के एंड को, जो टिप होता है, उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स, हर ब्रोंक्यूल्स के माउथ पे, एंड पे क्या बना होता है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको हम कहते हैं ALVEOLI, एल्वोलाई। एल्वोलाई को सराउंड करती हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या सराउंड करती हैं? ब्लड कैपिलरीज। और इन ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से क्या होता है? द ऑक्सीजन गोज टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, यहां पर समझने के लिए हम रिवर्सिबल वाला एरो लगा देंगे कि ऑक्सीजन इस पार्ट से बॉडी में अंदर आती है, फाइन। और सेम पाथ से जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेम पाथ से वापस निकल जाता है। 1 सेकेंड मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे, इसको पूरा सिस्टम अपने को याद हो गया। अगर हमें ये पाथवे याद है तो हम ये पूरा सिस्टम 2 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। क्या? बॉडी पे एक बार देख लेते हैं। नॉस्ट्रल्स, नेसल कैविटी, इसके पीछे फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स इसको बोलते हैं जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइस। हमारी आवाज किसके कारण निकलती है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ विंड इन लैरिंग्स, यानी कि एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स। ठीक है, जो बाहर की साइड निकला होता है ना, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग टेंटुआ कहते हैं, है ना, तो वो टेंटुआ जो होता है दैट इज नोन एज द लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ट्रैकिया होता है, ब्रोंकस, फिर ये दोनों लंग्स में चला जाता है ब्रोंकाई, फिर ये फर्दर ब्रांचेस इसकी निकल आती हैं ब्रोंक्यूल्स। हर ब्रोंक्यूल के एंड पर एक बैलून बना होता है जिसको एल्वली कहते हैं। एल्वली को ब्लड कैपिलरी सराउंड करती है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स। ठीक है, उसके बाद ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चला जाता है। देयर इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द बॉडी इन ब्लड दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड मूव करता है, वहां ऑक्सीजन मूव करता है, वहां फिर सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि सेम पाथ से वापस बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, समझ में आया? अब इस पूरे सिस्टम को याद करने के लिए हम बच्चों को एक बड़ी स्पेसिफिक, एक बड़ी फनी सी एक ट्रिक याद कराते हैं, दैट इज अ क्लेवर थीफ
and a foolish businessman. A clever thief and a foolish businessman. अब आप सोच रहे होंगे ये क्लेवर थीफ और फुलिश बिजनेसमैन यहाँ पर कहाँ से इसमें आ गया। देखो एक कहानी है कि पहले के टाइम में सारे लोग अपने गांव से अपने शहर से दूर दूर के लिए जाया करते थे पैसा कमाने के लिए, और कई सालों में लौट कर आया करते थे, कई बार तो लौट के भी नहीं आ पाते थे। तो एक बिजनेसमैन है, एंड बिजनेसमैन आप खुद ही पहचानेंगे कौन है, इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा, जो कि शहर से बाहर, शहर मीन्स आवर बॉडी, और पैसा कमाने के लिए, पैसा इज नथिंग बट द ऑक्सीजन कमाने के लिए बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, वो बॉडी से बाहर जाता है और यहाँ से नॉस्ट्रल से होते हुए उसको बॉडी में अपने गांव पहुंचने के लिए उसको इस पूरे जंगल से पास होना होता है। ठीक है, जब वो इस जंगल से पास हो रहा होता है तो उसको यहाँ पर कुछ चोर मिल जाते हैं। कौन से हुए चोर? ब्लड कैपिलरीज, डकैत मिल जाते हैं। तो जैसे ये चोर ये बिजनेसमैन पैसा कमा के आ रहा होता है, ये उसको लूट लेते हैं, उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। लेकिन डकैत भी बड़े रॉबिनहुड टाइप के होते हैं, और वो उस पैसे को सारा क्या करते हैं, जिसको जरूरत होती है उसको बांट देते हैं। ठीक है, जब बांट देते हैं तो बिजनेसमैन बेचारा परेशान हो जाता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ तो दे दो, कुछ खर्चा दे दो जिससे मैं अपने घर चला जाऊँ। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत क्लेवर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना सारा कूड़ा करकट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इस बिजनेसमैन को दे देते हैं। ये बिजनेसमैन जाता है खुशी खुशी दोबारा से शहर से बाहर जाता है, और वो बिजनेसमैन ही कैसा, जो कूड़े से भी पैसा ना कमा पाए, तो ये सारा कूड़ा बेचता है अपना और एक्सचेंज में फिर पैसा कमाता है। लेकिन फिर इट रिपीट्स द सेम स्टोरी, ये सेम जंगल से वापस जाता है और वापस से यहाँ चोरों से लूट लिया जाता है। तो चोर कौन हुआ? ब्लड कैपिलरीज। ये चतुर क्यों है? क्योंकि इनको पता है पैसे कमा के ये यहीं से इसी रास्ते से लौटेगा, तो ये इसका आराम से वेट करते हैं। ठीक है, दूसरा जब इसे लूट लेते हैं तो अपना कूड़ा भी इसको दे देते हैं। तो दे आर वेरी क्लेवर थीव्स। ठीक है, और ये बिजनेसमैन, ये बेचारा फुलिश क्यों? बिजनेसमैन इज नथिंग बट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइन, तो ये सिस्टम क्या करता है, ये दोबारा से उसको लेके चला जाता है। ये फुलिश क्यों है? क्योंकि इसको पता है यहाँ चोर बैठे होंगे, लेकिन ये अपना रास्ता नहीं बदलता। बट वी पीपल आर लकी कि ये अपना रास्ता नहीं बनता, और हमारी भलाई किसमें है कि बिजनेसमैन ऐसे ही फुलिश बना रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर ये फुलिश बिजनेसमैन क्लेवर हो गया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाना है। ओके, तो आई होप ये ट्रिक जो है ये आपको हेल्प करेगी पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम याद करने में। 2 मिनट के अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम याद हो जाएगा। यहां से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको कि मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आंसर्स आप लोगों ने ढूंढेंगे। जैसे हम बात करते हैं लैरिंक्स, इसकी ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया में कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। देयर आर वेरियस कार्टिलेजियस रिंग्स इन ट्रैकिया। कई बार इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स इन ट्रैकिया। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है? एल्वेली में होता है। तो एल्वेली क्या है? एल्वेली आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, दे हैव वेरी थिन वॉल्स एंड दे आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मैंने बताया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नथिंग बट हीमोग्लोबिन। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं वो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और सारे क्वेश्चंस उसमें डाल देंगे। टिल आप इस रे डायग्राम की हेल्प से इसको याद कीजिए और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत सुंदर साफ सा डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहीं पर डायफ्राम भी होता है। डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है? हेल्प टू एडजस्ट द साइज ऑफ द लंग्स। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये साइज ऑफ लंग्स को चेंज करने में, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। फाइन, और ये चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट भी करता है। फाइन, तो यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट द
वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। तो आप सभी को अस्थमा पता है, ब्रोंकाइटिस पता है। अस्थमा क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब किसी के भी कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है हमारे, जिसके कारण हमें अस्थमा हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? देखो जहां कहीं भी वर्ड आइटिस आता है, ITIS, उसका मतलब होता है स्वेलिंग। जैसे स्वेलिंग इन ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग इन मिडिल ईयर इज नोन एज ऊटाइटिस, स्वेलिंग इन द नोज इज नोन एज साइनोसाइटिस, स्टमक गैस्ट्रोएंटाइटिस। ठीक है, तो जहां कहीं भी वर्ड आइटिस आता है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? द स्वेलिंग इन ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, किसी भी एलर्जी या इंफेक्शन के कारण ये हो सकती है। और एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसको हम स्मोकर्स डिजीज भी कहते हैं, दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मोकर्स डिजीज। इसमें क्या होता है? द वॉल्स ऑफ एल्वली गेट रप्चर्ड। एल्वली की वॉल क्या होती है? रप्चर कर जाती है, फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग। क्योंकि ये स्मोकिंग के कारण होता है, इसलिए इस डिजीज को स्मोकर्स डिजीज भी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। एक बार इसको थॉरोली आप लोग देखेंगे, स्टॉप एंड स्टार्ट करके इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो कि बोर्ड में रिपीटेडली आए हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो 2 या 3 वीडियो में उसको आपके सामने लेकर आएंगे, और उसके बाद एक्सक्रीशन, और फाइनली हम क्या करेंगे? इन सारे पूरे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको एक वीडियो में PDF के फॉर्म में मिलेंगे, और वहां पर हमको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन आप चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। पहले बेल आइकन दबाइए, वहां पर ऑल का ऑप्शन आएगा, उस ऑल के ऑप्शन को प्रेस कीजिए, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, गुड लक। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बाय।